अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। आज की पहली खबर सोशल मीडिया पर बड़ी गर्म है कि ब्राज़ील पाकिस्तान से GF-17 थंडर जदीद तैयारी लेने जा रहा है। इस खबर से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे, इसमें क्या हक़ाइक़ हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको बताएंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान ने एक ऐसी गंदम की किस्म तैयार की है जो कि कम पानी में भी कारआमद है, यानी कि कम पानी से वो बेहतरीन क्वालिटी देती है। इसके साथ साथ वो हीट रेजिस्टेंट भी है, यानी कि सख्त गर्मी को बर्दाश्त कर सकती है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। आजकल सोशल मीडिया पे एक खबर गर्म है कि ब्राज़ील पाकिस्तान से जदीद तरीन GF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तैयारी लेने जा रहा है। इसमें हकीकत यह है कि गुज़िश्ता दिनों लैटिन अमेरिका, जहाँ पर ब्राज़ील वाक़ है, वहाँ पर एक लार्ड नामी डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पाकिस्तान ने अपना असलहा पेश किया। उसमें GF-17 थंडर तैयारे भी थे। तो पाकिस्तान और ब्राज़ील के दरमियान एक MOU साइन हुआ जिसके अंदर दफ़ाई ताउन और दफ़ाई इक्विपमेंट को लेने देने के ऊपर साइन किए गए। इसमें पाकिस्तान की जानब से ब्राज़ील को ऑफ़र किया गया है GF-17 थंडर ब्लॉक 3, जो कि जदीद तरीन एक निस्बतन कॉस्ट इफेक्टिव जहाज़ है, जो लाइट वेट है, मल्टी रोल है, लेकिन इसको मेंटेन करना, इसको संभालना इंतहाई आसान और सस्ता पड़ता है। ये बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है, नो डाउट। 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट ये कहलाता है और मिडिल इनकम ग्रुप के जो ममालिक है, पाकिस्तान जैसे ममालिक जो दरमियाने दर्जे की आमदन रखते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं उनकी तादाद दुनिया में 108 है, थोड़ी तादाद नहीं है। जो अमीर मुल्क हैं, मसलन अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया, यूरोपियन जो ज़्यादातर मुल्क जो हैं उनके पास ऑलरेडी पैसा है, या इवन गल्फ़ के ममालिक जो हैं वो बहुत महंगे, बहुत हाई टेक जहाज़ लेना भी अफोर्ड करते हैं, उनको मेंटेन करना भी अफोर्ड करते हैं। तो पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वो ना महंगा जहाज़ ले सकते हैं और उससे बढ़कर ना उस महंगे जहाज़ को मेंटेन करना उनके बस की बात है। फिर अमेरिका या यूरोप के तरफ से स्पेयर पार्ट्स और मुख्तलिफ गैजेट्स की रिप्लेसमेंट के लिए, अपग्रेडेशन के लिए तंग किया जाना भी एक रूटीन का मैटर है। वो उसे ब्लैकमेलिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान से ऐसा खर्चा भी कोई नहीं है। तो उम्मीद है कि दोनों मुल्क इस मामले में आगे बढ़ेंगे। अभी ये इनिशियल स्टेज के ऊपर है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक और ऑफ़र की है ब्राज़ील को। उनकी बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं M113, वो पुरानी गाड़ियाँ हैं 300 के करीब, उनको अपग्रेड किया जाना 1980 की दिहाई में उन्होंने ली थी। तो पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में एक तो अपग्रेडेशन ऑफ़र की है, या पाकिस्तान की जो बख्तरबंद गाड़ी है APC तलहा, हम लोगों ने उन्हें ऑफ़र की है, जो कि इसी तरह कॉस्ट इफेक्टिव है और कारआमद बहुत ज़्यादा है। इससे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भी GF-17 थंडर की खरीदो फरोख्त के मामलात निगोशिएट कर रहे हैं। पिछले साल अगस्त के अंदर जैसे हुकूमत तब्दील हुई थी, उस तब्दीली के बाद फौरी तौर के ऊपर बांग्लादेश की हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ मरासम बढ़ाए थे और अब उम्मीद है कि बांग्लादेश शायद GF-17 थंडर तैयारे इस्तेमाल करने वाला 5वां मुल्क बन जाएगा। इससे पहले म्यांमार, नाइजीरिया और अज़रबैजान GF-17 थंडर तैयारे इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान तो सबसे पहला इसका यूज़र था। तो अगर बांग्लादेश आता है वो 5वां हो जाएगा। इसके अलावा अगर ब्राज़ील आता है तो वो 6ठा हो जाएगा। 2-4 और ममालिक भी हैं जिनके साथ पाकिस्तान GF-17 थंडर की डील लॉक करने की कोशिश कर रहा है, मसलन अर्जेंटीना है। तो इन ममालिक के साथ अभी निगोसिएशन चल रही है। अब ये जो जहाज़ों की डील्स होती हैं, अच्छी खासी महंगी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स होती हैं। ये कोई 1-2-4 महीने का खेल नहीं होता। वो मुल्क आपके जहाज़ मंगवाते हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें टेस्ट करते हैं, अपने हालात के मुताबिक अपनी एयरफोर्स से फीडबैक लेते हैं, उनका टेक्निकल का, उनका इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट उस मुतालिक देखता है, और फिर जाकर ये कई सालों की लॉन्ग निगोसिएशन के बाद कोई एक मुल्क के साथ डील तय होती है। क्योंकि अगर वो पाकिस्तान से GF-17 थंडर तैयार ले रहे हैं तो हो सकता है इंडिया के साथ उनके तेजाज के कोई मामला चल रहे हों, किसी और मुल्क के साथ उनका जहाज़ निगोशिएट हो रहा हो। तो हमारे यहाँ सोशल मीडिया वाले अक्सर अपने व्यूज़ बनाने के लिए, डॉलर बनाने के लिए हवाइयाँ ज़रूर उड़ाते हैं, लेकिन जो फैक्चुअल बात है हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की एक ऐसी खबर जिसे तहकीक के बाद आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। इसके साथ साथ सेंट्रल एशिया के ममालिक जो हैं, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जो है, वो भी अपनी एयर फोर्सेस को बेहतर कर रहे हैं। वो भी पाकिस्तान के साथ सिर्फ इनिशियल जो है वो निगोसिएशंस कर रहे हैं GF-17 थंडर के।
तो जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर ने गंदम का एक ऐसा बीज बनाया था जो कि खुश्क साली का मुकाबला कर सकता है, कम पानी में अच्छी पैदावार दे सकता है, इसके साथ साथ सख्त गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है। तो उस बीज जिसका नाम चनाब पास्ता 24 है, उसे पंजाब सीड कॉरपोरेशन जो है उसने अप्रूवल दे दी है। अब वो लोगों को दिया जा सकता है, किसान उसे उगा सकते हैं, उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये बीज जो है ये बेसिकली ड्रूम व्हीट कहलाता है, सिमोलिना फ्लावर। ऐसा इससे आटा बनता है जिससे पास्ता और मकरोनी बनते हैं। आजकल तो हर घर में बच्चे खुसूसन पास्ता मकरोनी शौक से खा रहे होते हैं। तो जो गंदम उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ये उस ग्रेड का, उस टाइप का बीज है। इसमें खासियत ये है कि ये बहुत कम पानी के अंदर भी पैदा हो जाते हैं, यानी कि इसको अगर पानी कम भी लगे, कम पानी मिले, जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में अब पानी आहिस्ता आहिस्ता नायाब होता जा रहा है, किसान उतना पानी अफोर्ड नहीं करता देना, या ज़ेरे ज़मीन पानी उतना दस्तियाब नहीं है, नहरी पानी कम है, बारिशें भी कम होती हैं, तो उस हालत में भी ये अच्छी पैदावार देता है, नॉर्मल गंदम नहीं देती। फिर जैसे गर्मियाँ लंबी होती जा रही हैं, सख्त गर्मियाँ आ गई हैं, टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये हीट रेजिस्टेंट भी है। फिर इस बीज की खासियत ये है कि ये नहरी भी और बारानी, यानी कि नहर से जो ज़मीन सैराब होती है उसके अंदर भी, और जो बारिश के ज़रिए ज़मीन सैराब होती है उसको, दोनों सूरतों के अंदर ये अच्छी पैदावार देता है। कुछ बीज नहरी पानी पे अच्छी पैदावार देते हैं, बरानी में नहीं देते, कुछ बेरानी भी देते हैं, लेकिन ये दोनों सिचुएशंस में अच्छा है। अब पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी तादाद को 105 से ज़ायद है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद उनमें से एक है। सिर्फ ये एक इदारा अब तक 50 से ज़ायद मुख्तलिफ क्रॉप्स के बीज बना चुका है, फ्रूट्स के बीज डेवलप कर चुका है, वेजिटेबल के जो बीज हैं वो डेवलप कर चुका है। और ये जो मुख्तलिफ फसलों के बीज हैं, क्रॉप्स के या आपके फ्रूट्स या इवन वेजिटेबल्स के, इनको डेवलप होने में एक एक बीज को कई कई साल लगते हैं। मुख्तलिफ ट्रायल से बीज गुजरते हैं, कई किस्मों के या बहुत सारी तादाद में मुख्तलिफ बीजों को ट्राई किया जाता है, उनमें से सेग्रीगेट करते 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 कोई एक ऐसी किस्म निकाली जाती है जो कि आपको मतलूबा हो। जैसे आजकल के दौर में हीट, वाटर और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं उससे क़ुव्वत मुदाफ़ा रखने वाली जो किस्में हैं वो बहुत दुनिया में इन हैं। तो हमारे जो इदारे काम कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो निस्बतन अच्छा काम कर रहे हैं। मसला ये आ रहा है कि वो जो तहकीक करते हैं उसे फील्ड में इम्प्लीमेंट करने का इख्तियार उनके पास नहीं है। यानी वो अपने हाथों बना लेंगे वो बीज, लेकिन किसानों को बड़े स्केल पर देने का उनके पास इख्तियार नहीं, उसको मॉनिटर करने का और उसके रिजल्ट्स को जज करने का इख्तियार उनके पास नहीं। इस काम के लिए उन्हें जाना पड़ता है एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के पास, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी शख्स ने या किसी इदारे ने कितने सालों की मेहनत और कितने करोड़ों रुपए के बाद एक अच्छा बीज बनाया है। उसके लिए कुछ मेहनत करें। तो हुकूमत को चाहिए कि जो इदारे जो बीज बनाते हैं उनके पास इख्तियार हो कि वो कम से कम 1000 या 5000 एकड़ तक उसके ट्रायल्स खुद कर सकें, ताकि जब वो ट्रायल्स करेंगे उनके रिजल्ट्स उनके पास आएंगे। जब वो खुद मुतमईन होंगे तो फिर उन्हें मास स्केल के ऊपर जल्द अज जल्द किसानों तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया जाए। मेरे नज़दीक यही एक ऐसा तरीका है जिससे पाकिस्तान में ज़रूर इनकलाब आ सकता है। नाज़रीन, ये आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।